सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी 8वीं क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा में दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का हरियाणा में क्या क्या रोल रहा है और हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित। तो स्टार्ट करेंगे हम दिल्ली सल्तनत। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाली क्लास में मैं जो भी चीज बोला करता मैं वो साथ के साथ लिखा करता, लेकिन इस क्लास में आपको पहले से ही चीजें लिखी हुई मिलेंगी, बस आपको उनको समझना है ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको कंटेंट ज्यादा प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत। अब देखो, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। जो कि सबसे पहला जो वंश है गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने शासन किया। और जो गुलाम वंश है उसको गुलाम वंश ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक गुलाम थे, और गुलाम के द्वारा किसी वंश की अगर स्थापना करी जाएगी तो वो गुलाम वंश कहलाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश पढ़ेंगे हम वो है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहेगा वो कब तक रहेगा, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहेगा। उसके अलावा जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, जो कि सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल रहेगा। ज्यादा समय तक कार्यकाल जो किस वंश का है वो है तुगलक वंश का, यानी कि जो इसका कार्यकाल है वो 94 वर्षों तक, यानी कि 94 वर्षों तक तुगलक वंश शासन करेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। और जो सबसे कम है वो है खिलजियों का, यानी कि खिलजी कितने वर्ष शासन करेंगे, वो सिर्फ 30 वर्षों तक शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। और फिर लोधी वंश जो अंतिम वंश होगा, इस वंश के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पानीपत की लड़ाई, जब जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, और किस किस के बीच हुई थी वो आपको पता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजय हो जाएगा और इब्राहिम लोधी हार जाएगा और इसकी मृत्यु भी हो जाएगी उसी युद्ध के अंदर। तो इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड होता है इक्ता। इक्ता वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इक्ता होता क्या है। यानी कि इसका मतलब है कि सुल्तान द्वारा अधिकार की गई भूमि, अधिकार की गई भूमि, या फिर आप बोल सकते हैं क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र या भूमि को सुल्तान के द्वारा अगर अधिकार कर लिया गया तो उसको बोलते हैं इक्ता। और इक्ता बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा इक्ता कौन सा और सबसे छोटा इक्ता कौन सा है। सबसे बड़ा इक्ता कौन सा है और सबसे छोटा इक्ता कौन सा है। अब सबसे बड़ा तो इक्ता तो खुद दिल्ली है, और सबसे जो छोटा इक्ता है वो है पलवल। यानी कि पलवल के अंदर सिर्फ 30 से 40 गांव ही आते थे। यानी कि हरियाणा के रिस्पेक्ट में अगर पलवल का नाम आ गया तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ा जो छोटा इक्ता है वो क्या है, वो पलवल है, जिसके अंदर सिर्फ 30 से 40 गांव आते थे। और सबसे बड़ा इक्ता यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो दिल्ली है, जिसके ऊपर सुल्तान शासन कराया करते और सीधा सुल्तान की निगरानी में रहा करता वो चीज। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम गुलाम वंश से। अब गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी क्योंकि ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। और गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ममलूक वंश से। ममलूक वंश भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल हमने पहले भी देख लिया कि 1206 से लेकर 1290 तक होगा। लेकिन ऐबक के बारे में एक खास बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर इसने अपनी राजधानी दिल्ली को न बनाकर किसको बनाया था, लाहौर को बनाया था। क्योंकि कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये कहां का इक्तेदार था, यानी इक्तेदार का मतलब जो
अपने शासक यानी राजा के लिए राजस्व इकट्ठा करे। ठीक है, राजस्व और सेना इकट्ठा करने का कार्य किसका है? इक्तेदार का है। तो यह है लाहौर का इक्तेदार था, और इसने अपनी राजधानी भी किसको बनाया था? लाहौर को ही बनाया था, क्योंकि ये लाहौर का इक्तेदार था। अब इससे संबंधित एक दो चीजें हैं, ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है कि ऐबक को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी। तो सबसे पहले जो उपाधि प्राप्त है वो है लाख बख्श की उपाधि। यानी कि लाख बख्श की उपाधि से क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लाखों का दान किया करता। अब लाखों का दान करने वाले को ही लाख बख्श कहा जाता है, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अब देखो, दान करने वाला है तो इससे संबंधित एक चीज आएगी कि उदार व्यक्ति है ये। और इसके बाद है पील बख्श। पील बख्श का मतलब क्या है? जो हाथियों का दान किया करता था, हाथियों को दान करने वाला व्यक्ति पील बख्श कहलाता है। इसके अलावा कुरान खा भी इसकी एक उपाधि थी, यानी कि ये कुरान में ज्यादा विश्वास रखा करता, कुरान ज्यादा पढ़ा करता, इसीलिए इसको कुरान खा की उपाधि दी गई है। कुरान खा का जो मतलब है वो लिख दिया गया है, कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति कुरान खा। और ये कुरान खा किसको कहा जाता था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। उसके बाद है सिपह सालार। सिपह सालार इसलिए इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये गरीबों की मदद किया करता, गरीबों की मदद करने के कारण ही इसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा पांचवी जो इसकी उपाधि है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उपाधि जिस तरह लाखों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? उदार व्यक्ति हो सकता है। और उदार व्यक्ति होने के कारण इसको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? वो है हातिम सेकंड। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद इसकी एक पुत्री थी जिसकी शादी किससे हुई थी? इल्तुतमिश से शादी हुई थी। इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री का नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जिसका विवाह इल्तुतमिश से हुआ था, और इल्तुतमिश ही आगे जाके फिर एक शासक बनेगा। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा वो इल्तुतमिश ही बनेगा, जो कि इसका दामाद था। और ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? अब एक ऐबक है वो चौगान खेल रहा था, और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान का मतलब है यानी कि पोलो, घोड़े पर बैठकर पोलो खेला करते, एक बॉल को स्टिक करना होता है यानी कि मारना होता है और गोल करना होता है। इस तरीके से घोड़े से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई थी। और इसका मकबरा कहाँ है? उसका मकबरा भी लाहौर में ही है, क्योंकि लाहौर इसकी राजधानी थी, लाहौर का ही इक्तेदार था, और इसका मकबरा भी लाहौर के अंदर ही, यानी कि इसका लाहौर से काफी संबंध रहा है, इसलिए इसका मकबरा भी लाहौर के अंदर ही बना दिया गया। इसके बाद 1210 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरने के कारण। तो जो शासक बनेगा अगला शासक, वो इसका ही दामाद शासक बनेगा, यानी इसका दामाद इसका शासक बनेगा, इसका वारिस बनेगा। इसके समय क्या होता था? एक घटना होती है, यानी कुबाचा। कुबाचा भी कौन है? मोहम्मद गोरी का ही गुलाम है, यानी कि मोहम्मद गोरी के जैसे गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये चारों के चारों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और उनमें से कुबाचा है जो कि सिरसा पर आक्रमण करेगा, क्योंकि अब जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है वो है इल्तुतमिश, लेकिन इसके शासन में जो कुबाचा है वो सिरसा पर आक्रमण करेगा और उस पर अधिकार कर लेगा। यानी कि कुबाचा ने सिरसा पर अधिकार कर लिया, और सिरसा कहां पर? हरियाणा में है। हरियाणा के रिस्पेक्ट में आपको ये याद रखना है। इसके अलावा फिर यलदौज है जो दूसरा गुलाम था, वो कुबाचा को हरा देता है। यानी कि कुबाचा को हरा दिया तो सिंपल सी बात, उसने सिरसा पर कब्जा कर लिया, और सिरसा पर कब्जा करने के साथ साथ ही वह थानेसर पर भी अधिकार कर लेता है। यानी कि यलदौज ने सिरसा और थानेसर पर अधिकार कर लिया, और यलदौज और कुबाचा कौन थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इल्तुतमिश के समय ही तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। अब तराइन का जो पहला युद्ध है और दूसरा युद्ध है वो तो किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। लेकिन जो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? यहां पर लिखना भूल गया, 1215 के अंदर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर इल्तुतमिश और यलदौज के बीच युद्ध होता है, और इसमें विजयी कौन रहेगा? इल्तुतमिश विजयी रहेगा। यानी कि जो 1215 में
तराइन का तीसरा युद्ध होता है उसमें कौन विजयी रहता होगा? इल्तुतमिश विजय होगा। और जिसका उल्लेख किसने किया है? एक मिनहाज नामक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यानी कि तराइन के तीसरे युद्ध का जो उल्लेख किया था वो किसने किया था? मिनहाज नामक व्यक्ति ने किया। इसके अलावा तीसरे युद्ध से संबंधित एक चीज और मानी जाती है कि वह युद्ध तराइन में न होकर आसी में हुआ था। तराइन कहां पर है? करनाल में है, तरावंडी। लेकिन इस व्यक्ति के अनुसार, यानी कि फतेह उल सलातीन पुस्तक है, इसमें यह बताया गया है कि जो तराइन का युद्ध हुआ था वो आसी में हुआ था। ठीक है। और लेकिन एग्जैक्ट में जो चीज वैलिड मानी जाती है कि तराइन का युद्ध करनाल में हुआ था, और तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? युल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है कि किस पुस्तक के अनुसार तराइन का तीसरा युद्ध आसी में हुआ था? तो फतेह अल सलातीन पुस्तक के अनुसार। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बनेगा वो रुकनुद्दीन बनेगा, और रुकनुद्दीन के समय ही आसी का विद्रोह। अब ये रुकनुद्दीन कौन है? ये आसी को दबाने के लिए कहां जाएगा? आसी जाएगा। यानी कि इल्तुतमिश का ये पुत्र है, रजिया सुल्तान का भाई। अब ये आसी विद्रोह को दबाने के लिए आसी पहुंच जाएगा, और पीछे से दिल्ली की गद्दी पर कौन कब्जा कर लेगी? रजिया बेगम अधिकार कर लेती है। यानी कि आसी विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन आसी जाता है, और पीछे से दिल्ली की गद्दी पर रजिया बेगम अधिकार कर लेती है। अब रजिया बेगम का जो कार्यकाल है वो 1236 से लेकर 1240 तक है। और रजिया बेगम है कौन? वो इल्तुतमिश की ही पुत्री है। किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश की पुत्री है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका है। यानी कि इससे पहले दिल्ली की गद्दी पर किसी भी महिला द्वारा शासन नहीं किया गया। यह पहली महिला है जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन किया। अब रजिया से संबंधित एक यहां पर फैक्ट है, शादी से संबंधित। रजिया याकूत से शादी करती है। पहले याकूत कौन था? इसी के अस्तबल में काम करा था, और रजिया ने सबसे पहले तो याकूत से शादी की। अब रजिया से शादी और कौन करना चाहता था? वो अल्तुनिया भी रजिया से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया ने अल्तुनिया को तो दूर कर दिया, यानी कि उसको बठिंडा का इख्तियार बनाकर बठिंडा भेज दिया, और पीछे से फिर याकूत से शादी कर ली उसने, रजिया ने। और याकूत को फिर शादी करने के बाद एक उपाधि भी दे दी गई, अमीर ए आखूर की उपाधि दे दी गई रजिया सुल्तान के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये अब इसका हस्बैंड हो चुका है, इसने एक उपाधि से सम्मानित कर दिया इसको। अब ये चीज किसको अच्छी नहीं लगी? अल्तुनिया को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यह रजिया से शादी करना चाहता था। इसको तो बठिंडे का इख्तियार बनाकर वहां से दूर भेज दिया गया, लेकिन अल्तुनिया को ये चीज अब अच्छी नहीं लगी, यानी कि उसने याकूत से शादी की है। तो 1240 के अंदर अल्तुनिया विद्रोह कर देता है बठिंडा के अंदर, और रजिया सुल्तान यानी रजिया बेगम और अल्तुनिया के बीच युद्ध होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि रजिया जब युद्ध में भाग लेगी तो याकूत भी युद्ध में भाग लेगा, लेकिन इस विद्रोह में, इन दोनों के युद्ध में कौन मारा जाता है? याकूत मारा जाता है। अब याकूत मारा गया तो रजिया के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर वो एग्री नहीं करेगी तो अल्तुनिया फिर उसे भी मार देगा। इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ये अच्छा समझा कि अल्तुनिया से शादी कर ली जाए। इसलिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, यानी कि रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद बठिंडा से दिल्ली जाते समय, यानी कि जब अल्तुनिया और रजिया बठिंडा से दिल्ली जा रहे थे, तो उसी समय कैथल के अंदर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। और किसके द्वारा हत्या की जाती है? बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह कौन है? वह रजिया सुल्तान का ही भाई है। यानी कि बहराम शाह के द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। और जो हत्या की जाती है वो कहां पर की जाती है? वो कैथल के अंदर की जाती है। अब कैथल के अंदर रजिया की हत्या हुई है, तो रजिया का मकबरा भी कहां पर है? वो भी कैथल के अंदर ही है। और कैथल के किस गांव के अंदर है अगर ये पूछ लिया जाए तो बाबरताना गांव के अंदर रजिया का मकबरा है। इसके बाद जो अलग अलग शासक आएंगे, बहराम शाह शासक बन गया, उसके बाद फिर मसूद शासक बनेगा, उसके बाद नसरुद्दीन शासक बनता है।
यानी कि रजिया के बाद उसका भाई शासक बनेगा, फिर मसूद और फिर नसरुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। अगर ना भी नाम याद रहे तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नसरुद्दीन इसी के समय क्या हुआ था, मेवात में विद्रोह हुआ था। मेवात में विद्रोह किसके टाइम हुआ था, नसरुद्दीन के समय हुआ था। यानी कि नसरुद्दीन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उस समय मेवात में विद्रोह हुआ था। और मेवात विद्रोह को दबाने के लिए नसरुद्दीन ने किसको बुलाया था, बलबन को बुलाया था। अब बलबन कौन है, इसी के अंडर काम कराया करता। और बलबन फिर कहाँ का इख्तेदार था, आपको ये याद रखना है कि बलबन आसी का इख्तेदार था। किसके समय, नसरुद्दीन के समय। इसके बाद बलबन क्या करेगा, मेवातियों को दबा देगा। यानी कि जो मेवातियों का विद्रोह था उसको दबाकर नसरुद्दीन को हटाकर खुद शासक बन जाएगा बलबन। ठीक है। और बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287, जैसे कि स्लाइड पर लिख रखा है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि एचएसएससी के अनुसार 1286 भी माना जाता है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 1286 है तो 1286 लगाना है, और अगर 1287 है तो 1287 लगाना है। अगर दोनों है तो फिर आपको 1286 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। यानी कितना डिटेल से क्वेश्चन नहीं आता फिर भी। अब बलबन ने मेवात को, जो मेवात का विद्रोह हुआ था उसे दबाया था। और उसे दबाने के लिए उसने क्या किया था, मेवात के जंगलों को कटवा दिया था। क्योंकि जो मेवाती थे वो जंगलों में छुपकर हमला किया करते, इसलिए बलबन ने मेवात के सभी जंगलों को कटवा दिया था। और मेवातियों के खिलाफ एक नीति थी, लो व रक्त की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो कि लो व रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो आपका आंसर होगा बलबन। किसके खिलाफ अपनाई थी, तो मेवातियों के खिलाफ। ठीक है। अब इसके अलावा बलबन द्वारा कुछ किलों का निर्माण करवाया, जिसमें से जो पहला किला है डोसी का किला और एक है कानौड़ का किला। अब ये दोनों किले कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, हरियाणा के अंदर। अब हरियाणा से संबंधित है तो इन किलों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। जो जो भी क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित होगा उसको खासकर आपको याद रखना है। यानी कि डोसी का किला महेंद्रगढ़ में है, कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। लेकिन ये बनवाए किसने थे, ये बनवाए थे बलबन। आपको ये याद रखना। इसके अलावा तीसरा जो किला है गोपाल गिरी का किला, ये भी बलबन ने बनवाया था। लेकिन ये प्रेजेंट कहां पर है आज के टाइम पे, गुरुग्राम और दिल्ली की सीमा पर गोपालगिरी का किला। ठीक है। यानी कि यहां से काफी स्लाइड से काफी हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि बलबन आसी का तो इख्तिदार था और मेवातियों के खिलाफ उसने जंगलों को कटवा दिया, यानी कि उनको विद्रोह को दबाने के लिए जंगलों को कटवा दिया। और बलबन द्वारा जो निर्मित किले हैं वो हरियाणा के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे कि डोसी का किला महेंद्रगढ़ के अंदर और कानौड़ का किला भी महेंद्रगढ़ के अंदर, और गोपालगिरी का किला है गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर। इसके अलावा बलबन ने दो प्रथाएं चला शुरू की थी, जिसमें से पहली है सिजदा और एक है पैबोस। अब सिजदा का अर्थ है यानी कि सिर झुकाना, किसी की भी शासक के आगे अगर वो आ रहा है तो उसके आगे सिर झुकाना। लेकिन पैबोस होता है दंडवत प्रणाम, यानी कि लेट कर दंडवत प्रणाम करना, उसको बोलते हैं पैबोस। और सिजदा सिर झुकाना। यानी कि बलबन के द्वारा दो प्रथाएं चलाई गई थी, सिजदा और पैबोस। पैबोस का मतलब दंडवत प्रणाम और सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना। इसके अलावा बलबन ने हरियाणा में क्या किया था, दो इक्ते बनाए थे। इक्ता मैंने आपको समझा दिया था कि सुल्तान के द्वारा अधिकार किया गया क्षेत्र ही इक्ता कहलाता है। तो बलबन ने हरियाणा में एक तो सोनीपत को एक इक्ता बनाया था और एक कैथल को। ठीक है। इसके अलावा बलबन को और क्या कहा जाता है, इसने अपने आप को भगवान के बराबर मान लिया था, क्योंकि इसे जिल्ले इलाही भी कहा जाता है। यानी कि जिल्ले इलाही का मतलब अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, शैडो ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की परछाई, इसका मतलब होता है। यानी कि इसने आपको भगवान के बराबर मान लिया था बलबन। ठीक है। और इसी की पुत्री है, इसकी एक पुत्री है जिसका विवाह किससे होगा, नसरुद्दीन से होगा। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद से इसकी पुत्री का विवाह होगा। और इसी के बाद 1287 में बलबन के कार्यकाल में मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है। और जब मंगोल
इस पर आक्रमण करेंगे तो इसमें इसका एक पुत्र मारा गया था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और इसका ये इतना गम मान जाता है कि इसके गम में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसके पुत्र की मृत्यु के कारण बलबन की भी मृत्यु होगी, यानी कि मंगोलों ने इसके पुत्र को मार दिया और उसी कारण से इसके पुत्र के दुख में इसकी भी मृत्यु हो, यानी कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। कब? 1287 के अंदर ही बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। इसके बाद शासक बलबन की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शासक बनेगा वो कैकवाद बनेगा, यानी कि वो बलबन का ही पोता था। उसके बाद जो अगला शासक होगा वो कैमूर्स होगा, और कैमूर्स से फिर अगला शासक बनेगा वो बनेगा मलिक फिरोज। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन फिर हरियाणा से संबंधित भी होने चाहिए। अब देखो, मलिक फिरोज क्या करेगा? एक अलग वंश की स्थापना करेगा। यानी कि मलिक फिरोज ने किस वंश की स्थापना करी है? वो खिलजी वंश की स्थापना करी है। यानी खिलजी वंश के संस्थापक है मलिक फिरोज, और मलिक फिरोज का ही नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक अगर मलिक फिरोज ना आए तो आपको लगाना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक है। इसने एक महल बनवाया था, किलोखरी महल, यानी कि दिल्ली के अंदर ही है ये किलोखरी महल। किसने बनवाया था? कैकवाद ने बनवाया था। और इसी महल में किसने राज्य अभिषेक करवाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसमें राज्य अभिषेक करवाया था अपना, जो कि दिल्ली में ही है। इसके अलावा 1296 में इसकी हत्या इसी के भतीजे या दामाद ने कर दी थी। यानी किसका भतीजा भी था और दामाद भी था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा या दामाद था वो? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। ठीक है, यानी कि अपने ही चाचे की लड़की से इसने शादी कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या है? अली गुरसाफ है। और पहले ये कहां का इक्तेदार था? यानी कि कैथल का इक्तेदार था, गयासुद्दीन तुगलक के समय, और सॉरी गयासुद्दीन खिलजी के समय, सॉरी गयासुद्दीन बोल दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। हाँ, बैक करके देख लेते हैं एक बार। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था या इक्तेदार था? तो ये कैथल का इक्तेदार था। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी और नगद वेतन की शुरुआत करी। यानी कि परमानेंट तो सेना रखी इसने, और जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया। यह पहला सुल्तान था जिसने उत्तर भारत व दक्षिण भारत तक शासन किया। यानी कि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अपना शासन को फैलाया था, जिसमें एक इसका सबसे फेमस अभियान है चित्तौड़ अभियान। जो चित्तौड़ अभियान का जो शासक है वो कौन है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, यानी कि आपको पता होगा कि रानी पद्मावती के लिए ये अभियान चलाया था, क्योंकि पद्मावती को अपनी रानी बनाना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और रावल रतन सिंह पद्मावती के पति थे। लेकिन इसमें रावल रतन सिंह हार तो जाता है, लेकिन पद्मावती क्या कर लेती हैं? जोर कर लेती हैं, यानी कि अपने आप को अग्नि में जला देती हैं। ठीक है, यानी कि चित्तौड़ अभियान के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। और चित्तौड़ अभियान किया कब गया था? वो किया गया था 1303 के अंदर। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी का एक फेमस डायलॉग है कि दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ किसका हक है? अलाउद्दीन खिलजी का हक। ठीक है, अब 1305 में मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। मंगोलों ने हरियाणा पर आक्रमण किया था कब? 1305 में। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तो 1305 में आक्रमण किया था। किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और 80 में इसी ने क्या क्या बनवाया है? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया है? आसिरगढ़ का किला और बड़सी गेट 80 के अंदर। इनका निर्माण करवाने वाला कौन है? वो है
अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 80 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आशीरगढ़ का किला बनवाया है और बड़सी गेट बनवाया है। ठीक है, बस आपको नोट करते हुए चलना है और जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट है 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा कहां पर है? कुतुब मीनार परिसर में इसका मकबरा स्थित है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? 1316 के अंदर, और इसका मकबरा है कुतुब मीनार परिसर के अंदर। इसके बाद जो शासक बनेंगे वो कुछ खास फेमस नहीं है, बस आपको एक वे में आगे बढ़ना है, लेकिन उनको याद थोड़ा थोड़ा नाम बताते हुए चलेंगे। जैसे कि इसके बाद जो शासक बनेगा वो शिहाबुद्दीन बनेगा, इसके अगला जो शासक बनेगा वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और फिर खुसरो शाह, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनेगा वो बनेगा गाजी मलिक। गाजी मलिक खुसरो शाह की हत्या कर खुद शासक बनेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा। यानी कि जो नया वंश है वो कौन सा वंश होगा? वो तुगलक वंश होगा। यानी कि तुगलक वंश की जो स्थापना करी थी वो गाजी मलिक ने की थी, और किसकी हत्या करके? खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो तुगलक वंश को हम नेक्स्ट स्लाइड से ही पढ़ेंगे। तुगलक वंश को मैंने बताया था कि सबसे लंबा कार्यकाल है 94 वर्ष का। ठीक है, और जिसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। अभी तो आप बता रहे थे कि गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक, आपको ये याद रखना है। और इसने दिल्ली में एक तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, यानी कि दिल्ली की एरिया के अंदर, दिल्ली से बाहर एक तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। और यह प्रथम सुल्तान था जिसने, आपको याद रखना कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, और जो ये तुगलकाबाद शहर बसाया है, इसी तुगलकाबाद में एक लकड़ी के महल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर इस तुगलकाबाद के अंदर ही इसका मकबरा है। ठीक है, यानी कि 1325 के अंदर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक बनेगा अगला, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनेगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक है जो उसका वास्तविक नाम क्या है? वो है जोना खां। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सेंटर जीके में पढ़नी है, लेकिन फिर भी एक दो बात इस क्लास में बताई जा रही है। लेकिन हरियाणा से संबंधित जो बात आएगी आपको उसको खास कर याद रखना। याद तो ये बातें भी रखनी है क्योंकि सेंटर जीके भी तो पढ़नी है। सेंटर जीके ये कुछ पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब जैसे कि इसके बारे में बात है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा था वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आपको याद रखना है। और प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक है। और सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1330 में कौन आया था? इब्न बतूता आया। और जिसकी बुक है इब्न बतूता की बुक है रहेला, जो यहाँ पर लिखी हुई है। इब्न बतूता की जो बुक का नाम क्या है? वो रहेला है। और जो 1330 में कहां पर आया था? सिरसा के अंदर आया था। सिरसा के अंदर इब्न बतूता आया था। ठीक है, आपको याद रखना है हरियाणा के रिस्पेक्ट में। इब्न बतूता ने दो प्रसिद्ध शहर बताए थे। इब्न बतूता ने हरियाणा के अंदर दो प्रसिद्ध शहर बताए, जैसे कि पहले तो हो गया आसी और दूसरा हो गया सिरसा। जो सिरसा है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। और जो आसी है वो सघन जनसंख्या वाला सुंदर शहर बताया है इसको। यानी कि आसी को जो सुंदर शहर है वो किसने बताया है? वो इब्न बतूता ने बताया है, जो कि 1330 में कहां पर आया था? सिरसा के अंदर आया था। इसी के समय पर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए प्रयास किया गया था। कहने का मतलब यह है कि सती प्रथा को कंप्लीटली के तरीके से बैन नहीं कर पाया मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जो सबसे पहले प्रयास कराया था सती प्रथा का वो किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। उसके बाद अलग अलग शासक आएंगे, इस पर बैन कराएंगे, कुछ समय के लिए सती प्रथा बैन होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीटली मैड जो लगाए वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीटली सती प्रथा को बैन करवा देंगे अंग्रेजों की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा 1351 के अंदर सिंध के विद्रोह में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है सिंध के विद्रोह में, यानी कि 1351 के अंदर। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से 1388 तक।
यह सल्तनत काल का अकबर ही भी कहा जाता है। इसको फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का, यानी कि सल्तनत काल का मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर इसको अकबर कहा जाता है। लेकिन अकबर तो है मुगल साम्राज्य के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के रिस्पेक्ट में, तो इनको अकबर भी कहा जाता है सल्तनत काल। और ये किसने बताया था? एलिफ स्टीन के द्वारा कहा गया है सल्तनत काल का अकबर। इसके बाद हम नेक्स्ट है फिरोज शाह जो तुगलक है, वो वैसे तो देखा जाए तो बहुत दयालु शासक था, लेकिन साथ के साथ ही बहुत ही धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। धार्मिक कट्टर कैसे था वो देखते हैं अभी। इसी कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को उसने मुसलमान बनाया था, यानी कि जो हिंदू थे उनका जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करवा दिया। किसमें? उनको मुसलमान बना दिया। यानी कि जो आज के मेवात के अंदर जो सबसे ज्यादा मुसलमान है वो क्या है? वो पहले हिंदू आया करते, ठीक है। किसके टाइम पर? फिरोज शाह तुगलक के समय। और वो हिंदू कन्वर्ट होकर ही मुसलमान बन गए। यानी कि बहुत ही धार्मिक कट्टर व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, दयालु था लेकिन धार्मिक कट्टर था। और उसी कट्टरता के कारण हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपनाना सही समझा था, नहीं तो अदरवाइज वो मरवा दिया करता। इसके अलावा इसने कौन कौन से शहरों का निर्माण करवाया, यानी कौन कौन से शहर बसाए? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि 1351 फतेहाबाद शहर बसाया था। और किसके नाम पर बसाया था? फतेह खान, जो कि इसी के बेटे थे। इसी के बेटे के नाम पर, फतेह खान के नाम पर ही फतेहाबाद शहर बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा 1354 के अंदर कौन सा शहर बसाया? हिसारे फिरोजा शहर भी बसाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक और गुजरी महल बनवाया था। और गुजरी महल किस कलर के पत्थरों से बना हुआ है? काले पत्थरों से बना हुआ। ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित है। अब गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने। कहां पर बनवाया था? हिसार के अंदर। कौन से पत्थर से बनवा रखा है? काले पत्थर से बनवा रखा है। हिसारे फिरोजा शहर को बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1354 में। फतेहाबाद शहर को किसने बसाया था? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और ये जो गुजरी महल बना है हिसार के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने, इसको दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कहा जाता था। यानी कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत की जो सबसे सुंदर इमारत है वो कौन सी है? गुजरी महल, ठीक है। इसके अलावा हम साथ के साथ देखते हैं कि कौन कौन से शहर बसाए थे इसमें। ये तो बसाए थे। इसके अलावा भी फिरोजपुर शहर बसाया जो कि पंजाब में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, कांच नगरी भी बोलते हैं फिरोजाबाद को, जौनपुर को भी बसाया था यानी उत्तर प्रदेश। ये सभी शहर किसके द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा सिरसा में एक नगर भी बसाया गया। वो सारे शहर थे। ये एक शहर के अंदर एक नगर बसा है यानी कि अरनी खेड़ा। कहां पर है? सिरसा के अंदर। ये भी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। अब फिरोज शाह को क्या कहा जाता है? देखो इसने कितने तो शहर बनवा दिए, नहरों का निर्माण भी कराया गया। फिरोज शाह को नहर निर्माता और नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। नहर निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जो कि पश्चिमी यमुना नहर बनवाई गई थी 1355 में, ठीक है। लेकिन अब इसकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1388 के अंदर हुई थी। इसके बाद अलग अलग जो शासक आएंगे, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अपना कार्यकाल निकालेंगे तुगलक वंश के अंदर। लेकिन आपको याद रखना कि 1358 के अंदर तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। अब तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण किया है तो इसी का एक सेनापति हुआ जो एक वंश की स्थापना करेगा आगे, ठीक है। अब पूछा जाए कि हरियाणा में लगभग तैमूर कितने दिनों तक रहा या कितने समय तक रहा, तो लगभग अप्रोक्स 1 महीना रहा था तैमूर हरियाणा के अंदर। और हमला कब किया था हरियाणा पर? 1398 के अंदर तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। अब देखो सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक है। और इसके जो संस्थापक हैं वो खरीज खां हैं। और खरीज खां कौन थे? देखो अब
तैमूर ने 1398 में हरियाणा पर हमला किया था और तैमूर लंग का ही सेनापति था। कौन? खिरिज खां। ठीक है, यानी कि इसने सेनापति ने नए वंश की स्थापना कर दी थी, सैयद वंश की, और यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे गए। इसके बाद इसकी मृत्यु, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बढ़ते हरियाणा से इससे संबंधित, 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। खिरिज खां के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा मुबारक शाह। यानी कि सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी थोड़ा जितनी एक दो लाइन आपको पता होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है हरियाणा के रिस्पेक्ट में। यानी कि खिरिज खां के बाद जो गद्दी पर बैठा वो मुबारक शाह, और इसने एक शहर बसाया था, खिरजाबाद शहर को बसाया था, यानी स्थापना की थी। और सैयद वंश का सिर्फ अंतिम शासक आपको याद रखना कि अलाउद्दीन आलम शाह थे। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश से संबंधित है, तो आपको बताना है सैयद वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अंतिम जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अंतिम वंश है वो है लोधी वंश। लोधी वंश से भी सिर्फ मेन तो एक ही क्वेश्चन बनेगा जो इब्राहिम लोधी का क्वेश्चन है, लेकिन जो संस्थापक हैं वो लोधी वंश के, वो कौन है? बहलोल लोधी थे, लोधी वंश के संस्थापक। और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का श्रेय जाता है, यानी कि अफगानी थे, बाकी तुर्क थे। बहलोल लोधी का जो पुत्र है वो निजाम खां है, यानी कि बहलोल जो लोधी है उसके पुत्र का नाम क्या है? निजाम खां है। अब ये निजाम खां किसकी हत्या करेगा? मुक्ति तातार यूसुफ की हत्या करेगा। क्यों करेगा? इसका कारण लिख रखा है आपको। लोधी वंश की जब स्थापना हुई थी उसी के समय पर हिसार में एक विद्रोह हो गया, यानी कि जब लोधी वंश की स्थापना हुई 1451 का टाइम पे, तो उसी समय पर हिसार में विद्रोह हो गया था, और वो विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था? वो कराया था मुक्ति तातार यूसुफ ने कराया था। और इसकी हत्या फिर कौन करेगा? निजाम खां इसकी हत्या कर देता है। और निजाम खान कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है, अब देखो हरियाणा में विद्रोह हुआ हिसार के अंदर, उसी को किसने दबा दिया? निजाम खान ने इसकी हत्या करके उस विद्रोह को दबा दिया। अब हरियाणा के लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, इसी कारण लोधी वंश का हरियाणा के लोगों ने साथ नहीं दिया। ठीक है, हरियाणा के लोगों ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इसके बाद लोधी वंश के बाद, सॉरी, लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद जो शासक बनेंगे वो सिकंदर लोधी। इसने कौन सी राजधानी बनाई? यानी कि दिल्ली से अलग आगरा को राजधानी बनाया, यानी कि उससे साइड यूपी साइड में ज्यादा रहा करते। 1517 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है सिकंदर लोधी की। ठीक है, अब सिकंदर लोधी से एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि 24 घंटे यानी कि न्याय देने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? सिकंदर लोधी था, जिसने एक पैमाना भी दिया था। किस चीज का पैमाना? भूमि मापने के लिए एक पैमाना दिया था जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता है। ठीक है, और मुफ्त में गरीबों को भोजन देने वाला भी सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के समकालीन कौन है? कबीरदास। ठीक है, आपको याद रखना। अब लास्ट है इब्राहिम लोधी। इसके विरुद्ध इसी के चाचा और भाई थे, यानी कि बहलोल लोधी पर आक्रमण होगा बाबर का, और बाबर का साथ किसने दिया था? इसी के चाचा और भाई ने दिया था। यानी कि बहलोल लोधी को गद्दी से हटाने के लिए इन्होंने दूसरे शासक की, यानी कि बाहरी जो व्यक्ति है उसकी सहायता ली थी, यानी कि बाबर की सहायता ली। इसके चाचा कौन है? आलम खां, और भाई हैं दौलत खां, यानी कि बाबर को इन्होंने ही बुलाया था। अब बाबर जब इनके कहने से आएगा तो युद्ध कौन सा होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो किस किस के बीच में होगा? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होगा। अब जब अपने ही गद्दार हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, विजय तो दूसरे को ही प्राप्त होगी, यानी कि जीतेगा कौन? विजय किसको प्राप्त हुई? बाबर को प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि इब्राहिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और इसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई थी, यानी कि युद्ध में ही मारा गया था, यानी कि बाबर ने इसको युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था। और पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, यानी कि हरियाणा से संबंधित आपको ये याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इब्राहिम का साथ किस किसने दिया था? हसन खां मेवाती थे एक तो, और एक फौजदार हमीद खां थे। लेकिन बाबर का साथ किस किसने दिया था? आलम खां, दौलत खां और दिलावर ने
बाबर का साथ दिया था। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत होगी समाप्त, और इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को अब थैंक यू। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लिख कर पढ़ाया जाए ताकि मेरे को पढ़ाते टाइम ना लिखना पड़े और आपका टाइम कम से कम लगे, तो अच्छा सा कमेंट कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर वीडियो ने लाइक कर दियो। सभी को थैंक यू।